दोस्तों हिस्ट्री में डर और खौफ दहशत का जिक्र हो और साथ में चंगेज खान का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डर का दूसरा नाम ही चंगेज खान था। दोस्तों चंगेज खान दुनिया के उन इंसानों में से है कि जिस इंसानों ने अपनी तलवार की बलबूते पर चंद सालों के अंदर में ही पूरी दुनिया का ही नक्शा बदल कर रख दिया। दोस्तों कहा जाता है कि चंगेज खान की फौज जिस इलाके से भी गुजर जाती थी, इंसान तो दूर की बात है, जानवर भी वहां पर सांस लेने वाला मौजूद नहीं रहता था, क्योंकि उसकी फौज के लोग हर जानदार चीज को कत्ल करने के साथ साथ खेतों की फसलों तक को उजाड़ देते थे। दोस्तों आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश करने पर फाइनली आज चंगेज खान की हिस्ट्री पर एक कंप्लीट वीडियो आ चुकी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार चंगेज खान कौन था, उसने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि एक आम कबीले के एक आम इंसान के घर पैदा होने वाला एक छोटा सा बच्चा कि जिसकी उम्र मात्र 11 साल थी और 40 साल की उम्र तक वो बादशाहों का बादशाह बन बैठा था, जिसे आज का इतिहास चंगेज खान के नाम से जानती है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि आधी दुनिया को फतह करने वाली चंगेज खान की मौत के बाद उसकी कब्र का कोई पता नहीं चल पाया था और आज तक उसकी कब्र लापता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को दबाना न भूलिए, इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को भी लाइक किया करें। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों चंगेज खान 1162 ईस्वी में दरियाए अन्नान के इलाके में पैदा हुआ था। चंगेज खान का असली नाम यानी उसका जो बचपन का नाम था वो था तमोजीन। जब चंगेज खान की पैदाइश हुई थी तो उस वक्त दरियाए अन्नान के किनारे बहुत सारे मंगोल कबीला आबाद थे। कहा जाता है कि चंगेज खान की पैदाइश के वक्त इलाके के कबीले के बहुत से लोगों ने यह भविष्यवाणी की थी, यानी पहले से ही यह बात बता दिया था कि यह बच्चा आगे चलकर बड़ा भयानक और बड़े ही जालिम किस्म का हुक्मरान बनेगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जब चंगेज खान का जन्म हुआ था, यानी जब चंगेज खान पैदा हुआ था, तो इसके एक हाथ पर खून लगा हुआ था, जिसकी वजह से इसकी मां ने कहा था कि मेरा बेटा एक बहादुर होगा और मेरे बेटे की तलवार पर हमेशा किसी न किसी इंसान का खून लगा रहेगा। दोस्तों कहा जाता है कि जिस मंगोल कौम में चंगेज खान का जन्म हुआ था बड़ी ही जंगली किस्म की थी, क्योंकि जिस इलाके में वे लोग रहते थे वो बर्फीला इलाका था। वहाँ पर ठंड हद से ज्यादा पड़ती थी, इसीलिए उन लोगों को गर्म खाने के लिए और पहनने के लिए जानवरों की खाल की जरूरत हुआ करती थी, और इसी जरूरतों की वजह से ही वो लोग जानवरों की शिकार करने के मामले में बड़े ही माहिर थे। वो लोग छुप छुप कर बारहसिंगा का हद से ज्यादा शिकार किया करते थे। वो लोग ठंड से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें यानी उनकी अतरिया तक खा जाते थे और साथ ही जानवरों की खून भी पी जाया करते थे। जिस वक्त चंगेज खान पैदा हुआ था उस वक्त मंगोल कौम आपस में ही लड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई थी। मंगोल में बहुत सारे छोटे छोटे कबीले अलग अलग आबाद हो गए थे। दोस्तों कहा जाता है कि चंगेज खान अभी छोटा ही था कि उसके बाप को किसी ने जहर देकर मार दिया था। कम उम्र में ही जब चंगेज खान के सर से बाप का साया चला गया था तो चंगेज खान पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसकी मां ने उसकी फिर भी बहुत अच्छी तरह से परवरिश की। वो अपने और अपने भाई बहनों के साथ अपनी मां के साथ ही पूरा बचपन गुजारा करता था। दोस्तों बचपन में ही चंगेज खान की माँ उसे अक्सर रात के सोते वक्त उसके बाप दादा की बहादुरी की कहानी, यानी बाप दादा थे उसकी बहादुरी की दास्तान चंगेज खान को सुनाया करती थी, जिन कहानियों को सुनकर चंगेज खान के अंदर जोश पैदा हुआ करता था और वह कहानियां चंगेज खान को हद से ज्यादा इंस्पायर करती थी और वो अपने बाप दादा की कहानी सुनकर ये सोचा करता था कि मैं भी इन जैसा बनूंगा। और इन्हीं कहानियों का ही नतीजा था कि चंगेज खान बचपन से ही बहादुर और निडर था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। आखिरकार 1175 में चंगेज खान की बहादुरी को देखते हुए उसके कबीले वालों ने और उसके कबीले के सरदारों ने उसे अपने कबीले का सरदार बना लिया। लेकिन जैसे ही चंगेज खान अपने कबीले का सरदार बना उसके कबीले के अंदर आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों क्योंकि चंगेज खान बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही होशियार भी था, इसीलिए उसने तमाम हालात का जायजा लेते हुए तमाम कबीले के सरदारों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उन सब को समझाया कि अगर हम आपस में लड़ते रह जाएंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। चंगेज खान ने उन तमाम को मुत्तहिद होने के लिए नसीहत की और कहा कि हम लोग एक होकर पूरी दुनिया को फतह यानी पूरी दुनिया को जीत सकते हैं।
और कहा कि हम लोग एक होकर पूरी दुनिया को फतह करने के इरादे से निकलेंगे। चंगेज़ खान का ये आइडिया हर कबीले के सरदार को पसंद आया। हर कबीले के सरदार ने चंगेज़ खान को अपने तमाम कबीले का सरदार मान लिया। तमाम कबीलों को मुत्तहिद हो जाने की वजह से चंगेज़ खान को अपना वो मिशन, जिस मिशन का ख्वाब उसने बचपन में ही देखा करता था, यानी पूरी दुनिया को फतह करने का। दोस्तों कहा जाता है कि मंगोल कौम के तमाम कबीले के सरदारों ने चंगेज़ खान की बहादुरी और होशियारी को देखते हुए उससे इतना ज़्यादा खुश हुए, उससे इतना ज़्यादा मुतासिर हुए कि उन तमाम लोगों ने मिलकर चंगेज़ खान को चंगेज़ खान का लक़ब दिया था। दोस्तों खान जो शब्द है वो मुसलमानों का शब्द है, यानी वो मुसलमानों का टाइटल है। जो पठान लोग होते हैं वो खान शब्द यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि चंगेज़ खान तो मुस्लिम था ही नहीं और ना ही उसका धर्म हमारा इस्लाम था और उन लोगों की जीने का ढंग और तरीका अलग ही था, लेकिन फिर भी उन लोगों ने खान जैसा लक़ब अपने सरदार को दिया, क्योंकि उससे पहले उसका नाम तो मतोजीन था। उसी दिन से, यानी जब चंगेज़ खान के सरदारों ने चंगेज़ खान को यानी मोतोजीन को जब चंगेज़ खान का लक़ब दिया, तो उसी दिन से पूरी दुनिया एक आम मोतोजीन को चंगेज़ खान के नाम से जानने लगी थी। चंगेज़ खान ने ना सिर्फ मंगोल सल्तनत को पूरी दुनिया से मुतारुफ करवाया, बल्कि साथ ही साथ अपनी नई सल्तनत की फौज के लिए भी नई पॉलिसी भी बनाई थी। और दुनिया जानती है कि चंगेज़ खान ने जो अपनी फौज के लिए पॉलिसी बनाई थी, यानी जो पॉलिसी तैयार की थी, वो इतनी ज़बरदस्त थी। चंगेज़ खान की बनाई गई पॉलिसी का मुकाबला करना नामुमकिन था। चंगेज़ खान की होशियारी का ही नतीजा था कि चंगेज़ खान ने शुरू में ही चीन को 2 बार फतह कर लिया था। 1214 और 1218 में चंगेज़ खान एक चीन में मौजूद 2 बड़ी रियासतों को ख़त्म कर दिया था, और चीन में बार बार जंग करने की वजह से चंगेज़ खान की फ़ौज भी चीन की ज़मीन से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके थे। दोस्तों इसी वजह से बचे हुए बाकी चीन के आसपास के जो शहर थे उनको फतह करने में चंगेज़ खान को जर्रा बराबर भी मेहनत नहीं लगी थी। दोस्तों चंगेज़ खान का सबसे बड़ा हथियार था उसका डर, यानी जो चंगेज़ खान का नाम था वही उसका सबसे बड़ा हथियार था, और उसी डर को उसने चीन में भी इस्तेमाल किया था। चीन में जैसे ही उसकी फ़ौज दाखिल होती थी तो उसने यह ऐलान करवा दिया करता था कि चीन में जो भी चंगेज़ की फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा उसे ज़िंदा नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो कोई भी चंगेज़ खान के सामने हथियार डाल देगा उसकी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी और उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और यकीनन चंगेज़ खान का यह हथियार यानी जो डर बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि 1219 में चंगेज़ खान की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ आया था। 1219 में चंगेज़ खान ने अपने बहुत सारे सफ़ीर यानी जो उनके दूत थे उसे दूसरे मुल्कों में भेजे थे, लेकिन उन तमाम के तमाम सफ़ीरों को दूसरे मुल्क के बादशाहों ने कत्ल कर दिया। जब चंगेज़ खान को इस बात की खबर हुई तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसी दिन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि चंगेज़ खान कौन है। और उसने उसी दिन से पूरी दुनिया को जीतने का इरादा कर लिया, और पहले ही साल में ही इसने चीन के बचे हुए सारे इलाकों के साथ साथ अफगानिस्तान के कुछ इलाकों को भी फतह कर लिया था। उसके अलावा इसने बुखारा, समरकंद, शाहपुर, तुर्किस्तान, अजरबैजान, तबरेज और खुरासान पर भी हमला करके इसे भी फतह कर लिया था। देखते ही देखते चंद महीनों के अंदर में ही चंगेज़ खान की हुकूमत चीन से लेकर जॉर्जिया तक फैल चुकी थी। इसकी फौज ने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। हर तरफ चंगेज़ खान का खौफ था, हर सल्तनत में इसका डर बैठ चुकी थी कि ना जाने चंगेज़ खान हमारी रियासत पर कब हमला कर बैठेगा। दोस्तों साथ ही आपको बताते चले कि चंगेज़ खान को इतिहास का सबसे बड़ा कातिल इंसान माना जाता है, क्योंकि भले ही उसने आधी दुनिया को जीता था, लेकिन आधी दुनिया को हासिल करने के लिए उसने तकरीबन 84 लाख लोगों को कत्ल करवा दिया था, जो यकीनन एक ऐसा आंकड़ा है कि इससे पहले या इसके बाद किसी ने भी इतने लोगों को कत्ल नहीं करवाया था। लेकिन दोस्तों एक बात जो आप में से हर किसी के दिमाग में जरूर आती होगी कि वो ये है कि आखिरकार दुनिया के बड़े से बड़े सुल्तान भी आधी दुनिया को अपनी पूरी जिंदगी में फतह न कर पाए, तो चंगेज़ खान ने इतने बड़े हिस्से को चंद महीनों में ही कैसे जीत लिया था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि इसकी 2 राज है, क्योंकि दोस्तों चंगेज़ खान बचपन से ही बहादुर और होशियार था, और होशियार तो था ही, इसीलिए उसने अपनी फौज के लिए 2 पॉलिसी बनाई थी। सबसे पहली स्पीड
यानी रफ्तार। चंगेज खान की फौज एक हफ्ते के अंदर वहां पहुंच जाया करती थी जहां पर किसी दूसरी सल्तनत की फौज को पहुंचने में तकरीबन 1 महीने या उससे भी ज्यादा लग जाया करता था। दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंगेज खान ने अपनी फौज की स्पीड बढ़ाने के लिए अपनी फौज में से पैदल दस्तों को खत्म कर दिया था। यानी उसकी फौज में कोई भी इंसान पैदल नहीं चला करता था, बल्कि उसकी पूरी की पूरी फौज घोड़ों पर ही चला करती थी। उसकी फौज में हर सिपाही के पास 3 घोड़े हुआ करती थी। जब एक घोड़ा थक जाता था या बीमार हो जाया करता था तो उसको ज़बह करके उसे ज़बह कर दिया जाता था और उसका खून दूसरे घोड़ों को पिला दिया जाता था और उसका गोश्त अपने पास रख के और वो सारे लोग खाया करते थे। और वो सिपाही जिनका वो घोड़ा रहता था वो दूसरे घोड़े पर सवार हो जाया करते थे। इसी तरह से मंगोल सल्तनत की जो फौज थी वे बिना रुके ही आगे बढ़ती चली जाती थी और साल भर के सफर को सिर्फ 1 ही महीने में ही पूरा कर दिया करती थी। चंगेज खान की फौज की जो दूसरी पॉलिसी थी, यानी दूसरा सबसे अहम चीज थी, वो टेक्निक थी। यानी चंगेज खान की फौज दुनिया की पहली फौज थी कि चलते हुए घोड़े से भी तीर चला दिया करती थी। दोस्तों इससे पहले दुनिया में इस टेक्निक से कोई भी वाकिफ नहीं था। यानी दुनिया में मंगोल फौज ही वो पहली फौज थी कि जो घोड़े से दौड़ते भी रहते थे और साथ में तीर भी चला दिया करती थी। और इसी वजह से जो भी फौज इस फौज का पहली बार मुकाबला करती थी तो इससे धोखा खा जाया करती थी, क्योंकि उस दौर में जहां दूसरी तरफ सल्तनत की फौज में तगड़े लोग हुआ करते थे तो वहीं मंगोल फौज में पतले और फुर्तीले लोग भी हुआ करते थे, जिसका चंगेज खान को हद से ज्यादा फायदा हुआ करता था। चंगेज खान की फौज जालिम फौज थी। वो जिस इलाके को भी जीता करता था यानी फतह किया करता था, उस इलाके को फतह करने के बाद उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों को कत्ल कर दिया जाता था और उस इलाके में जिन लोगों को कत्ल किया जाता था यानी उसकी जुल्म की जो हद थी वहीं पे नहीं रुका करती थी, बल्कि उससे आगे बढ़कर ये होता था कि जो लोग चंगेज खान के हुक्म पर कत्ल करवा दिए जाते थे उनकी सर को उनके धड़ से अलग करके उनकी खोपड़ियों से बड़ी बड़ी मीनारें बना दी जाती थी। दोस्तों चंगेज खान की फौज ही इतिहास की वो पहली फौज थी जो जवानों के साथ साथ बच्चों, बूढ़ों और औरतों को भी कत्ल कर दिया करती थी। और हद तो ये थी कि जिस इलाके को चंगेज खान की फौज फतह करती थी उस इलाके के इंसान तो इंसान, वहाँ के जानवर को भी कत्ल कर दिया जाता था। दोस्तों चंगेज खान 18 अगस्त 1227 को एक जंग के दौरान ही मारा गया था। कहा जाता है कि उसके लड़कों ने उसकी मौत के बाद उसकी तमाम बीवियों को, तमाम गुलामों को और तमाम खजाने के साथ एक ऐसी जगह पर दफना दिया था कि जो जगह किसी को भी मालूम ही नहीं है। इसी वजह से चंगेज खान की कब्र 800 साल तक इस दुनिया से छुपी हुई थी। लेकिन दोस्तों अचानक से ही अक्टूबर 2004 में ही चंगेज खान का मकबरा को ढूंढ लिया गया था और इस तरह पूरी दुनिया को पहली बार चंगेज खान के खजाने और उसकी शान और शौकत के बारे में मालूम चला था। दोस्तों कुछ इस्लामिक इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चंगेज खान मुसलमानों पर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ अजाब था, क्योंकि हर कोई जानता था कि चंगेज खान की सल्तनत भले ही बहुत ही कम वक्त तक इस दुनिया पर हुकूमत की थी, लेकिन मुस्लिम दुनिया पर उसकी फौजों ने और उसकी बेटों की फौजों ने ऐसी तबाही मचाई थी कि मुसलमानों की तमाम सल्तनतों ने अगले 500 साल तक सही से संभल नहीं पाई थी। और मुस्लिम दुनिया के बगदाद जैसे शहर आज भी उसकी गवाही दे रही है, उसकी जुल्म सितम की, क्योंकि चंगेज खान और उसके बेटों के दौर में ऐसा महसूस होने लगा था कि मुसलमान अब दोबारा इस दुनिया में अपनी मुस्लिम सल्तनत यानी मुस्लिम रियासत को फिर से दोबारा कायम नहीं कर सकता है। मुसलमानों को ये मौका फिर से नहीं मिलने वाला है। खास तौर से चंगेज खान के बेटे हलाकू खान ने लाखों मुसलमानों को कत्ल कर दिया था। बगदाद में मुसलमानों की बड़ी से बड़ी लाइब्रेरिया को जला दिया गया था। बची हुई किताबों को और बची हुई जो उस वक्त के कलम दवाद रहते थे, उस वक्त पेन नहीं था तो कलम दवाद से लिखा जाया करता था, तो बची हुई कलम दवाद वाली पेनों को और बची हुई लाइब्रेरी में जो किताब रहती थी उस तमाम को नदी में जो नहर फुरात थी उसमें भिगवा दिया गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि वक्त अपने आप को जरूर बदलता है, और वही हुआ था। चंगेज खान की हुकूमत भले ही 150 से 200 सालों के अंदर में खत्म हो गई थी, लेकिन वो मुस्लिम दुनिया जिसे मंगोलों ने तबाह कर दिया था, उस मुस्लिम दुनिया में फिर से सल्तनत उस्मानिया के नाम से एक मजबूत सल्तनत उभर कर आई थी, जिस सल्तनत ने इस दुनिया पर
तकरीबन 600 सालों से ज़्यादा तक लगातार हुकूमत की और दुनिया के सारे मुसलमानों को फिर से वो बुलंदी अता की कि जो मंगोलों को लूटे जाने से पहले मुसलमानों का हुआ करती थी। दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे होते यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोज़ को भी लाइक किया करें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।